हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर। तो हमने लगभग हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, बस ये लास्ट टॉपिक है। तो जो ब्लू रेबिलियन है वो क्यों हुआ था और उसके बाद में क्या क्या हुआ था, तो हमने इस हमारे पूरे चैप्टर के अंदर इंडिगो के बारे में जाना। तो इंडिगो को कल्टीवेट करते हुए जो फार्मर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। वो क्यों परेशान थे उसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो बाद में वो उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। वो जो प्लांटर्स आए थे ब्रिटेन से या फिर जो इंग्लैंड है वहाँ से, तो वो यहाँ के इंडिया के अंदर आके इंडिया के फार्मर्स से इंडिगो कल्टीवेट करवाते थे। तो इंडिया के जो फार्मर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे उन प्लांटर्स से और बाद में वो एक रेबिलियन कर देते हैं जिसका नेम है ब्लू रेबिलियन। और उसके बाद में क्या क्या होता है वो सब कुछ हम हमारे इस पूरे वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो रेबिलियन क्या होता है? रेबिलियन मतलब विद्रोह कर देना, किसी के अगेंस्ट चले जाना। मार्च 1859 के अंदर ये ब्लू रेबिलियन कब हुआ था? मार्च 1859 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? बंगाल के अंदर। रियोर्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। इसके अंदर क्या होता है, जो भी वहाँ के रियोर्स होते हैं, जो भी वहाँ के किसान होते हैं, वो मना कर देते हैं कि हम इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। तो रियोर्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो कब? 1859 के अंदर। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज। और वो क्या करते हैं, इंडिगो की जितनी भी फैक्ट्रीज होती है, मतलब कोई भी प्लांटर आए तो वो पहले उस इंडिगो को स्टोर करेगा और बाद में जब बहुत सारे इंडिगो हो जाएगा तो बाद में वो ब्रिटेन के अंदर सप्लाई करवाएगा। तो जो इंडिगो की फैक्ट्री होती है उसके अंदर जो भी रियोर्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं। अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज। इंडिगो फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक कर देते हैं। आर्म्ड विथ स्वॉर्ड एंड स्पीयर्स, बॉल्स एंड एरोज। किससे अटैक करते हैं वो? किससे? स्वॉर्ड से तीर चला देते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, वहाँ के पर्सन्स को स्वॉर्ड से मार देते हैं। तो वो एक तरह से वो फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक कर देते हैं या फिर वहाँ के पर्सन्स को मार देते हैं। Those who worked for the planters। और जो प्लांटर्स के लिए काम किया करते थे, मतलब बहुत सारे फार्मर्स ने तो बोल दिया कि हम इंडिगो को कल्टीवेट नहीं करेंगे। रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, बोल दिया था कि हम इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बेचारे गरीब फार्मर भी थे जिन्हें अपना परिवार चलाना था, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम तो प्लांटर्स के लिए काम करेंगे, चाहे से हमें कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। तो जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे, those who worked for the planters, जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे were socially boycotted। उन्हें बॉयकॉट कर दिया, मतलब उनसे बात करना बंद कर दिया जो अदर फार्मर्स थे। मान लो कोई हमें अच्छा नहीं लगता तो हमारे साथ के जितने भी लोग होते हैं हम उनसे बोल देते हैं कि आपको उससे बात नहीं करनी, अगर आप उससे बात करोगे तो हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। तो उस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन गई थी। फिर गोमास्ताज आते हैं। अब ये गोमास्ताज कौन होते हैं? हु केम टू कलेक्ट रेंट, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए, मतलब कोई भी एक प्लांटर्स आया, उसने किसी भी एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को, एकदम मोटे से व्यक्ति को अपने पास में रख लिया और उसको बोल दिया कि मैं तुम्हें पहले से ही पैसे दे देता हूँ और तुम्हें जितने भी फार्मर्स हैं इस विलेज के उन सभी से पैसे कलेक्ट करके लाने या फिर इंडिगो लेकर आना है। हु कैम टू कलेक्ट रेंट, जो कि रेंट लेने के लिए आता था उस विलेज के अंदर, वर बीटन अप, उसको मारने लगे लोग। घेरा बना लिया उन्होंने और उसको मारने लगे। तो गोमास्ताज को मारने लगे। संगठन में शक्ति है, वो व्यक्ति चाहे से कितना ही मोटा क्यों ना हो, लेकिन जब पूरा गांव उसके ऊपर हावी होने लग गया तो फिर तो क्या था, तो गोमास्ताज को मारने लगे। फिर एक नाम और है लठियाल्स।
तो लठियाल्स कौन होते हैं? जो कि लकड़ी लेकर लोग आते हैं, मतलब जो एक तरह से वो प्लांटर्स के बॉडीगार्ड हो गए। तो जो लकड़ी लिए हुए लोग होते हैं, जो लठ लिए हुए होता है, तो लठ से ही ये लठियाल बना है। तो जिनके हाथ में लकड़ी होती है तो वो लठियाल्स होते हैं। तो जो लठियाल्स होते हैं उन्हें भी लोग मारने लग गए, या फिर उन्हें ऐसे बोल दिया कि हम ना तो इंडिगो को ग्रो करेंगे और ना ही हम रेंट देंगे। तो हमने रेबिलियन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब आप सोचोगे कि फार्मर्स के पास में इतनी शक्ति कैसे आई? फार्मर्स पहले भी सहन कर ले रहे थे, थोड़ा और सहन कर लेते, उनके अंदर 1859 के अंदर इतनी शक्ति आई कहाँ से? तो हम जान लेते हैं कि 1859 के अंदर ही फार्मर्स ने रिवोल्ट क्यों किया। तो अब हम द ब्लू रेबिलियन के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। रीजंस फॉर द रेबिलियन, तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से रीज़न है ये जो रेबिलियन हुआ था, ब्लू रेबिलियन, तो उसके कौन कौन से रीजंस है। तो ऑपरेसिव सिस्टम, ये जो ऑपरेसिव सिस्टम है ये एक ही बहुत ही बड़ा रीज़न है। अब आप सोचोगे कि ऑपरेसिव सिस्टम रीज़न कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है कि ऑपरेसिव सिस्टम था, तो ये 1859 के अंदर ये ऑपरेसिव सिस्टम थोड़ी ना तो था, ये तो पहले भी ऑपरेसिव सिस्टम था। जो फार्मर्स थे वो पहले भी सहन कर रहे थे, थोड़ा और सहन कर लेते, लेकिन उन्होंने 1859 ये जो पॉइंट है, उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर रेबिलियन क्यों किया? तो उन्होंने किसी एक 1859 के अंदर ही उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया? ये ऑपरेसिव सिस्टम तो 1859 से पहले भी था। तो हम उन रीजंस को समझ लेते हैं कि कौन से रीजंस थे कि उन्होंने इस एक पर्टिकुलर 1859 के अंदर ही रिवोल्ट किया। तो पहला पॉइंट क्या है? द इंडिगो रियोट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन, मतलब वहाँ के जो भी किसान थे उन्हें दिख रहा था कि जो भी फार्मर्स हैं, मतलब जो भी हेडमैन है विलेज के और जो भी जमींदार सब वो उनके साथ है। रियोट्स को दिख रहा था कि जो भी विलेज के हेडमैन है और जो जमींदार है वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो उनके साथ में। द इंडिगो रियोट्स, इंडिगो कल्टीवेट करने वाले रियोट्स को फेल्ट दैट दे हैड, उन्हें लग रहा था कि दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार्स, कि उनके साथ में जमींदार्स का सपोर्ट है, एंड विलेज हेडमैन, और विलेज हेडमैन का भी उनके साथ में सपोर्ट है। तो उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि जो भी विलेज हेडमैन थे, विलेज हेडमैन उनके साथ में क्यों थे? क्योंकि विलेज हेडमैन को पता था कि ये जो प्लांटर्स है ये हमें पैसे नहीं देने वाले। प्लांटर जो आते थे वो विलेज हेडमैन के साथ में या फिर जमींदार के साथ में कोई एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते थे, बोल देते थे कि इतने पैसे आप ले लेना, इतने पैसे मैं ले लूँगा, लेकिन बाद में जो प्लांटर्स थे वो उतना पैसा देते नहीं थे। तो विलेज हेडमैन थे और जो भी जमींदार थे उन्हें लगा कि ये प्लांटर जो है ये काम के नहीं है। तो बाद में उन्होंने फार्मर्स का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि बस तुम तो एक बार रेबिलियन कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ब्रिटिशर्स तुम्हारे पास जाएं कि बोले कि तुम्हें इंडिगो कल्टीवेट करना ही होगा तो तुम मना बोल देना, और जब वो हमारे पास आएंगे तो हम भी मना बोल देंगे। तो फार्मर्स को ऐसा लगा कि विलेज हेडमैन और जो जमींदार सब उनके साथ है। देवर, और दूसरा रीज़न क्या था कि जो जमींदार थे और जो विलेज के हेडमैन थे वो फार्मर्स के साथ थे। देवर अनहैप्पी, वो खुश नहीं थे विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। ये जो प्लांटर्स थे इनकी पावर जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी तो वो जो जमींदार थे या फिर जो विलेज के हेडमैन थे वो खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अब हमारा तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, ये जो जमींदार, ये जो प्लांटर्स हैं सभी इनके साथ में ही रहते हैं, तो हमारी तो वैल्यू कम होती जा रही है, और ये जो प्लांटर आया है ब्रिटेन से उसकी पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो बाद में विलेज के हेडमैन ने और जमींदार ने रियोट्स का साथ देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि तुम तो एक बार रेबिलियन कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट को तो डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की।
तो अब हम ब्लू रेबिलियन के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट तो डिस्कस कर लिया, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। द इंडिगो पीजेंट्स also imagine that the British government would support them। अब जो पीजेंट थे उन्होंने एक और इमेजिन किया, द इंडिगो पीजेंट मतलब जो भी इंडिगो को कल्टीवेट करने वाले पीजेंट थे, ऑल्सो इमेजिन उन्होंने ये इमेजिन किया दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि जो भी ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट है या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वुड सपोर्ट देम, वो उनका सपोर्ट कर रही है। तो इंडिगो पीजेंट्स ने ये इमेजिन कर लिया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी हमारा सपोर्ट कर रही है। तो अब आप फिर से बोलोगे कि ये जो फार्मर्स है ये हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका सपोर्ट कर रही है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कभी इंडियंस का सपोर्ट किया हो। तो वो हम समझ लेते हैं। British government was already worried after the revolt of 1857। ब्रिटिशर्स ने एक रिवोल्ट पहले ही देख लिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी was already worried, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। was already worried आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट के बाद में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। गवर्नमेंट को दिख रहा था कि हमने एक रिवोल्ट को तो कैसे न कैसे करके उसको सप्रेस कर ही दिया। तो 1857 ये टाइम पीरियड देखना, ये 1857 और यहाँ पे हम 1859 कर देते हैं। तो 1857 के अंदर क्या था, एक बड़ा रिवॉल्ट हुआ था जिसे हम फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। और 1859 के अंदर क्या हुआ था, ये ब्लू रेबिलियन हुआ था। तो बस 2 इयर्स का ही गैप है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। उन्हें लग रहा था कि हमने एक रिवोल्ट को तो सहन कर लिया, कैसे न कैसे हमने उस रिवोल्ट को तो सप्रेस कर दिया या फिर उसे दबा दिया, तो हमें 1857 के अंदर ही आज़ादी मिल जाती। वो तो हमारी कुछ कमियां थी, हमारे पास इतने मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, तो हमें उस समय पे इंडिपेंडेंस नहीं मिली। तो वो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। उन्हें लगा कि कहीं कोई दूसरा रिवोल्ट ना हो जाए। द ल्यूटेंट गवर्नमेंट ऑफ रीजन, और वहाँ के जो भी गवर्नर जनरल थे उस समय रिवोल्ट के समय में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो वो पूरे बंगाल को घूम के गए थे, उन्होंने पूरे बंगाल को घुमा था, वो पूरे बंगाल को ऑब्जर्व करके गए थे। जो भी इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनके फील्ड को देख कर गए थे। अब फार्मर्स को लगा कि यार यहाँ पे तो हमारे खेत को देखने के लिए खुद गवर्नर जनरल आए, हमें लगता है कि गवर्नर जनरल भी हमारे साथ है। तो फार्मर्स ने ऐसा परसीव कर लिया था। तो हमने हमारे सेकंड पॉइंट को भी अच्छी तरीके से समझ लिया। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो ज़मींदार थे और जो विलेज के हेडमैन थे उन्हें वो फार्मर्स के साथ थे। और दूसरा पॉइंट, फार्मर्स को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट जो गवर्नर जनरल है वो हमारे साथ है। अब हम हमारे थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो रियोर्स है उनके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट एस्ले एडेंस नोटिस। अब एक मैजिस्ट्रेट थे जिनका नेम है एस्ले एडेंस, तो एस्ले एडेंस नेम है उनका। तो उन्होंने एक नोटिस जारी किया। क्या नोटिस जारी किया, इश्यूड अ नोटिस, उन्होंने एक नोटिस जारी किया स्टार्टिंग रियोर्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। उन्होंने बोल दिया रियोर्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो भी रियोर्स होते हैं, जो भी किसान होते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं करेगा कि फार्मर्स को इंडिगो कल्टीवेट करना ही होगा। अगर फार्मर्स की इच्छा हो तो ही वो इंडिगो को कल्टीवेट करेंगे। तो बस उन्होंने तो एक नोटिस दिया था, उन्होंने तो एक नोटिस दिया था कि कोई भी जो भी
प्लांटर्स है वो किसी भी फार्मर को फोर्स नहीं करेगा इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए। लेकिन जो इंडियंस थे वो एक कदम आगे सोचते थे। जो रेयर्स थे उन्होंने ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लगा ली। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मतलब उन्होंने ये मान लिया, उन्होंने ये समझ लिया कि ये जो मैजिस्ट्रेट है ये भी हमारे साथ है, तो अब क्यों ना एक रेबिलियन कर दिया जाए। तो उन्होंने उनको एक सपोर्ट इस नोटिस से मिल गया था। नोटिस के अंदर क्या था, रियर्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो भी प्लांटर्स आए हैं ब्रिटेन से, उनके इंडिगो कल्टीवेशन को एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है फार्मर्स को। अगर फार्मर्स ना चाहे इंडिगो कल्टीवेट करने का तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते। ट्राइंग टू प्लेस इट पीजेंट्स, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, रियर्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ट्राइंग टू प्लेस इट पीजेंट, वो तो प्लीज जो भी पीजेंट है उनको खुश करना चाहते थे। वो तो पीजेंट को खुश करना चाहते थे कि वो फिर से कोई रेबिलियन ना करे। लेकिन इंडियंस ने, हमारे जो फार्मर्स थे, उन्होंने तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लगा ली कि जो भी एस्ले एडेंस है ये भी हमारे साथ है। उन्होंने ये मैजिस्ट्रेट थे तो उन्होंने सोचा कि एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट हमारे साथ है, और जो गवर्नर जनरल है वो भी इंडिया के हमारे खेत्स को देखने के लिए आए थे, वो हमारे विलेज के अंदर घूम के गए हैं। तो फिर फार्मर्स ने सोचा कि क्यों ना एक रेबिलियन कर ही दिया जाए। तो इन्हीं सारे रीजन्स के कारण फार्मर्स के अंदर एनर्जी आई थी। तो इन्हीं सारे रीजन्स के कारण फार्मर्स ने गोमांस साज को पीटना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके फैक्ट्रीज़ के ऊपर, इंडिगो की फैक्ट्रीज़ के ऊपर अटैक कर दिया था, रेंट देने से मना कर दिया था। तो हमने सारे रीजन्स को पढ़ लिया। तो अब हमने ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, द ब्लू रेबिलियन वाला। लेकिन ये आफ्टर वाला टॉपिक अभी भी बचा हुआ है। तो हमने रेबिलियन के बारे में तो समझ लिया कि उसके क्या क्या रीजंस थे, क्या किया फार्मर्स ने। तो हमने ब्लू रेबिलियन को तो कंप्लीट कर लिया। अब हम हमारे इस आफ्टर वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो हमने ब्लू रेबिलियन के बारे में तो जान लिया। अब हम आफ्टर मैथ की बात कर लेते हैं कि ब्लू रेबिलियन के बाद क्या हुआ। इंटेलेक्चुअल्स रॉट एक्सटेंसिवली, मतलब जो भी राइटर्स होते हैं उन्होंने खूब लिखा। मतलब इंडिया के जितने भी पर्सन्स थे उन्होंने देखा था कि हमारे देश के अंदर एक रिवॉल्ट हुआ था 1857 के अंदर। तो उन्हें पता था कि हमें 1857 के अंदर तो इंडिपेंडेंस मिली नहीं, तो वो बेचारे उदास हो गए। तो बाद में उन्हें जैसे ही खबर मिली कि जो बंगाल है उसके अंदर फिर से एक रिवॉल्ट हुआ है, तो वो तुरंत बंगाल आ गए। जितने भी राइटर्स थे वो सभी बंगाल आ गए और उन्होंने वहाँ पर पोएम्स लिखी, स्टोरीज लिखी, इंडिगो कल्टीवेटर्स के बारे में लिखा कि वो कितने परेशान हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स के बारे में लिखा, उन प्लांटर्स के बारे में लिखा कि वो हमारे फार्मर से कितना काम करवाते हैं। उन्होंने बहुत ही मोटिवेशनल लाइंस लिखी इंडिया के कल्टीवेटर्स के लिए या फिर इंडियंस के लिए, ताकि वो भी उस रेबिलियन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो जो भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा रेबिलियन के बारे में, ताकि उनके पोएम्स को पढ़ के, उनके मोटिवेशनल लाइंस को पढ़ के लोगों के अंदर भी उत्साह आए और वो भी पार्टिसिपेट करें इस दूसरे रेबिलियन के अंदर। तो आफ्टर मैथ पढ़ रहे हैं हम, तो हमने जान लिया कि जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे उन्हें बुलाया गया और उन्हें बुलाया गया, मतलब किसी ने उनको खबर कर दी और बाद में वो आ गए लोगों को उत्साहित करने के लिए या फिर उन्हें प्रेरित करने के लिए। अब जैसे उन्होंने पोएम्स लिखी, लोगों को सुनाई, तो लोगों के अंदर उत्साह आया और उन्होंने बाद में जो प्लांटर्स होते हैं उन्हें खूब पीटा। आर्मी वॉज कॉल्ड, आर्मी बुलाई गई। अब आर्मी किसके लिए बुलाई गई थी? वो प्लांटर्स के लिए बुलाई गई थी। आप सोचोगे कि इंडिया के कल्टीवेटर्स के लिए बुलाई गई होगी, क्योंकि आप सोचोगे कि उन्होंने किसके प्लांटर्स की पिटाई की, तो बाद में ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स आया होगा, उन्होंने इंडियंस को खूब मारा होगा। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार जो आर्मी आई थी वो प्लांटर्स के लिए आई थी, क्योंकि बंगाल वालों को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने
खूब पीटा प्लांटर्स को, जितनी कसर थी वो पूरी निकाल रही थी। तो आर्मी बुलाई गई किसको बचाने के लिए? प्लांटर्स को बचाने के लिए। फिर इंडिगो कमीशन वाज सेटअप और एक इंडिगो कमीशन भी सेटअप किया गया। तो इंडिगो कमीशन क्या करता है, वो उस पूरे ये जो भी रेबिलियन था वो क्यों हुआ था उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करता है और बाद में वो अपना आउटकम देता है या फिर बाद में वो अपना बताता है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया है। तो आउटकम क्या निकलता है इस कमीशन का? द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। उन्होंने जो भी प्लांटर्स थे जो कि कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से आए थे, उनको दोषी पाया। उन्होंने बोल दिया कि इस बार हमारे प्लांटर्स की गलती है क्योंकि उन्होंने रियोर्स को बहुत ही ज़्यादा उनको धमकाया, उनको फोर्स किया इंडिगो को कल्टीवेट करने का। उन्होंने हमारे कल्टीवेटर्स के बारे में भी लिखा कि वो बेचारे कितने परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने ये सब कुछ आउटकम दिया। तो ये जो भी रेबिलियन हुआ था, ब्लू रेबिलियन, इसके अंदर हमारी जीत हुई थी एक तरह से। एंड क्रिटिसाइजिंग देम फॉर द कोएरिसिव मेथड दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेटर्स। और उन्होंने प्लांटर्स को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने वो उनके अगेंस्ट में गए कि आपने ऐसा क्यों किया रियोर्स के साथ में। देम फॉर कर्सिव मेथड्स दे यूज्ड विथ इंडिगो कल्टीवेटर्स। ऐसे खराब मेथड्स जो वो यूज़ करे थे इंडिया के रियोर्स के साथ में, तो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम इस बार इंडियंस का साथ नहीं देंगे तो ये फिर से हमारे अगेंस्ट में चले जाएंगे और इस बार तो हमें इंडिया को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो बाद में उन्होंने इंडियंस का साथ दिया। उन्होंने जो प्लांटर्स थे उनको दोषी पाया और उनको क्रिटिसाइज़ किया कि आपने इंडियंस के साथ में ऐसा क्यों किया। उन्होंने उनको फोर्स को क्यों किया इंडियंस को जो इंडिगो है उसे कल्टीवेट करने के लिए। तो हमने आफ्टर मार्च के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया और हमने आउटकम्स को भी थोड़ा बहुत समझ लिया। तो ये जो कमीशंस के पीपल्स थे उन्हें भी दिख रहा था कि ये जो भी इंडिगो को जब फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं तो उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि फार्मर तो उसी क्रॉप को ग्रो करेगा जब उससे प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके अंदर तो ये जो फार्मर इंडिगो को कल्टीवेट कर रहा था इसके अंदर तो उसे प्रॉफिट हो रहा ही नहीं था। तो बाद में उन्होंने बोल दिया कि अब हम आउटकम दे रहे हैं, अब जो भी कल्टीवेटर्स उन्हें होते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना। उन्हें इंडिगो को वो जो भी प्लांटर्स है वो कल्टीवेटर्स को फोर्स नहीं करेंगे इंडिगो को ग्रो करने के लिए। तो हम आउटकम के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो अब हम आउटकम के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो जो इंडिगो प्रोडक्शन था तो हमने देखा था कि जो कमीशन था उसने अपना आउटकम दिया। उसने बोल दिया कि अब हम आपको अब जो भी प्लांटर्स है वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो ही आप इंडिगो को कल्टीवेट करना। तो इंडिगो प्रोडक्शन, जो भी इंडिगो का प्रोडक्शन था वो बंगाल से बिहार के अंदर चला गया। उन प्लांटर्स को लगा कि भैया ये बंगाल के जो लोग हैं ये हमें बहुत मारेंगे अगर हमने इनको फिर से फोर्स किया तो बाद में वो बंगाल से बिहार के अंदर चले गए। और बिहार के अंदर हम स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ चंपारण एंड गांधी। तो हम ये स्टोरी हमारी हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ चंपारण एंड गांधी। तो बंगाल से बिहार चले गया इंडिगो का प्रोडक्शन और उसके साथ क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई जो है वो भी बनने लगी। अब ये जो नेचुरल इंडिगो था इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे तो ब्रिटिशर्स जानबूझ के करवा रहे थे बिहार के अंदर ग्रो, लेकिन सिंथेटिक डाई जो है वो बन चुकी थी। तो हमने द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर वाले टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। एक बार जल्दी से स्नैप रिकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने जान लिया कि जो भी इंडिया के फार्मर्स थे उनके अंदर उत्साह आ गया। क्यों उत्साह आया, उन्होंने गुमास्ताज को मारना शुरू कर दिया, अटैक कर दिया इंडिगो की फैक्ट्रीज के ऊपर, रेंट देना बंद कर दिया। जो भी प्लांटर्स के साथ में थे उनको बॉयकॉट किया और जो भी लठियाल्स आते थे उनको मना कर दिया कि हम इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। तो उनके अंदर ये उत्साह आया कैसे, तो रीज़न देखिए हमने।
जो भी कल्टीवेटर्स थे उन्हें लगा कि जो भी विलेज के हेडमैन हैं और जो भी ज़मींदार है वो उनके साथ में है, और उन्होंने ये भी समझ लिया कि जो गवर्नर जनरल है वो भी उनके साथ में है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर जनरल है वो चिंतित थे 1857 के रिवॉल्ट से। उन्हें लगा कि कोई कहीं दूसरा रिवॉल्ट ना खड़ा हो जाए, और जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल को ऑब्जर्व करके भी गए थे, वहाँ पे घूम के भी गए थे। और तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि जो उन्होंने नोटिस दिया था, किसने दिया था उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना। हमने अभी अभी जस्ट रीड किया है। तो उन्होंने अपना नोटिस दिया था, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि आप जो है आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन इंडिया के फार्मर्स ने गलत इंटरप्रिटेशंस लगा ली। उन्हें लगा कि ये जो भी मजिस्ट्रेट है ये हमारे साथ है, तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस लगा ली। तो बाद में वो रिवॉल्ट के अंदर उतर गए। इसके बाद में क्या हुआ, जो भी राइटर्स होते हैं, जो भी पोएम को राइट करने वाले होते हैं, वो बंगाल के अंदर आने लगे, और एक फेमस जो पोएम है वो राइट की गई, या फिर कोई उसे हम नाटक भी बोल सकते हैं। तो नील दर्पण राइट किया गया था किसी एक राइटर के द्वारा। तो वो कौन थे राइटर, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो राइटर्स आने लगे, आर्मी को बुलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो प्लांटर्स थे उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि कल्टीवेटर्स ने उन्हें खूब मारा। एक कमीशन सेटअप किया गया, उन्होंने आउटकम्स दिया। आउटकम्स के अंदर हमारी जीत हो गई, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि अब आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। और जब इंडिगो के प्लांटर्स थे वो बंगाल से बिहार चले गए। तो इसी के साथ हमारा क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड कंप्लीट होता है। और ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये हम हमारे 5th चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।